हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 14वां चैप्टर संध्या के बाद। ये एक कविता है जो कि लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। तो इस कविता को करने से पहले हम जान लेते हैं कि उन्होंने इस कविता में क्या बताया है। तो पहले हम करेंगे इस कविता का सारांश। तो आइए देखते हैं। संध्या के बाद कविता कवि पंत के काव्य संग्रह ग्राम्या से ली गई है। तो जो ये कविता है वो कवि की प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित रचना है। तो इसमें कवि ने ग्रामीण जीवन के विविध सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। इस कविता में उन्होंने बताया है कि जब शाम होती है, संध्या होती है, तो गांव का जनजीवन कैसा हो जाता है, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कितना निखर आता है। इसमें उन्होंने वृद्धाओं, विधवाओं, खेत से घर लौटते किसानों और पशु पक्षियों का चित्रण किया है। तो संध्या के बाद कविता कवि पंत के काव्य संग्रह ग्राम्या से ली गई है। यह कवि की प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित रचना है। इसमें कवि ने ग्रामीण जीवन के विविध यथार्थ, सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के ग्रामीण वातावरण, जनजीवन और प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण हुआ है। इसमें वृद्धाओं, विधवाओं, खेत से घर लौटते किसानों और पशु पक्षियों का चित्रण भी मिलता है। तो कवि क्या कहते हैं कि संध्या के समय ऐसा लगता है जब सूर्य अस्त होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो वृक्ष की चोटियों पर नृत्य कर रही हों, डांस कर रही हों, और पीपल के जो पत्ते हैं उनसे जो छनकर सूरज की किरणें आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे तांबे के पत्तों से सोने के 100 झरने फूट पड़े हों। तो जो पत्ते हैं वो तांबे के समान प्रतीत होते हैं और सूरज की किरणें ऐसी लगती हैं जैसे कि वो झरना हो। तो पीपल के पत्तों से छनकर आने वाली किरणें ऐसी लगती हैं जैसे तांबे के पत्तों से सोने के 100 झरने फूट पड़े हों। प्रकाश और छाया के संयोग से क्या होता है, गंगा की जो जलधारा है वो सांप की चितकबरी कैंचली के समान प्रतीत होती है। और मंदिरों में शंख और घंटों की ध्वनियाँ हैं वो गूंजती हैं। गंगा तट पर जप करती जो वृद्धाएँ हैं, महिलाएं हैं, वो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि बगुले हों, बगलों सी लगती हैं। और जो पक्षी हैं उनका स्वर जो है वो वातावरण में संगीत भर देता है। तो पक्षी जो हैं वो कलरव करने लगते हैं, तो ऐसा लगता है चारों तरफ पक्षियों का जो स्वर है वो संगीत के समान प्रतीत होता है। किसान और व्यापारी थके हारे निराशा में डूब जाते हैं। तो किसान हैं, व्यापारी हैं, वो आते हैं, थक जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो निराश हों। तो थके हारे किसान और व्यापारी हैं वो निराशा में डूब जाते हैं। तो कवि ने संध्या समय का चित्रण करते हुए कहा है कि अस्त होते सूर्य की किरणें वृक्ष की चोटियों पर नृत्य करती हैं और पीपल के पत्तों से छनकर आने वाली जो किरणें हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे तांबे के पत्तों से सोने के 100 झरने फूट पड़े हों। और प्रकाश और छाया के संयोग से क्या होता है, गंगा की जलधारा सांप की चितकबरी कैंचली के समान प्रतीत होती है। और मंदिरों में शंख और घंटों की ध्वनियाँ गूंजती हैं। गंगा तट पर जप करती हुई जो वृद्धाएँ हैं वो बगुलों सी प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है बगुले हों। और पक्षियों का स्वर जो है वो वातावरण में संगीत भर देता है। किसान और व्यापारी थके हारे निराशा में डूब जाते हैं। फिर कवि ग्रामीण समाज का वर्णन करते हुए उनकी इच्छा, आशा, निराशा और बेबसी का वर्णन करते हुए बताते हैं कि गांव में जो बनिया हैं वो भी गरीब है, तो अन्न के विषय में क्या कहा जाए। तो ग्रामीण परिवेश में सभी परिवार अलग अलग विचारधारा के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। तो कवि की प्रगतिवादी विचारधारा कहती है कि यदि ग्रामीणों में सामूहिकता की भावना उत्पन्न हो जाए, सभी लोग मिलजुल कर काम करें, तो ये क्या कर सकते हैं, नव निर्माण कर सकते हैं, एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। और समस्त समाज जो है वो शोषण मुक्त बन सकता है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो सकता है अगर सभी लोग क्या करें, सामूहिक रूप से काम करें, एक साथ काम करें। तो ग्रामीण समाज का वर्णन करते हुए कवि उनकी इच्छा, आशा, निराशा और बेबसी का वर्णन करते हुए बताते हैं
कि जो गांव है उसमें बनिया भी गरीब है, तो अन्य के विषय में क्या कहा जाए। तो ग्रामीण परिवेश में सभी परिवार अलग अलग विचारधारा के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। कभी की प्रगतिवादी विचारधारा कहती है कि यदि ग्रामीणों में सामूहिकता की भावना उत्पन्न हो जाए तो ये लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं जो कि शोषण मुक्त समाज होगा और समाज में प्रत्येक व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सबके पास पैसा होगा। फिर कभी आगे बताते हैं कि शहरी और ग्रामीण आर्थिक दशा में क्या अंतर है। तो ग्रामीण और शहरी आर्थिक दशा में अंतर को देखकर कवि का मानना है कि व्यक्ति को उसके कर्म और गुण के आधार पर ही आय प्राप्त होनी चाहिए। तो व्यक्ति जितना अधिक कर्म करता है उसको उतनी ही उसकी आय होनी चाहिए, उतना ही उसको पैसा मिलना चाहिए। कोई ज़्यादा काम करता है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो कविता में कवि ने जन नेताओं और समाज की चिंता में भाषण देने वालों पर व्यंग करते हुए कहा है कि अवसर मिलने पर वे केवल अपने विषय में ही सोचते हैं। तो जो नेता होते हैं वो किसी के विषय में नहीं सोचते बल्कि वो अपने विषय में ही सोचते हैं। तो कवि ने समाज की समस्याओं का वर्णन करते हुए उनके समाधान का भी जिक्र किया है। तो कवि ने निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन के कष्टों का भी यहाँ पर उल्लेख किया है इस कविता में। तो कवि ने बताया है कि जो लाला होते हैं उनकी कितनी अधिक दयनीय स्थिति होती है। तो जो लाला होते हैं वो पूरे दिन दुकान पर बैठे रहते हैं और अपना पूरा जीवन उसी दुकान की गद्दी पर बैठकर निकाल देते हैं। तो दुकान की गद्दी पर बैठा हुआ जो लाला है वो ऐसा प्रतीत होता है कवि को जैसे कोई निर्जीव और बेकार अनाज का ढेर हो। तो पंत की यह कविता प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण है। तो यहाँ पर कवि ने ग्रामीण और शहरी आर्थिक दशा में क्या अंतर है वो बताया है और उनका मानना है कि व्यक्ति को उसके कर्म और गुण के आधार पर ही आय प्राप्त होनी चाहिए। तो इस कविता में कवि ने जन नेता और समाज की चिंता में जो भाषण देते हैं उन पर व्यंग करते हुए कहा है कि अवसर मिलने पर वे केवल अपने विषय में ही सोचते हैं। तो कवि ने समाज की समस्याओं का वर्णन करते हुए उनके समाधान का भी जिक्र किया है यहाँ पर। तो कवि ने निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन के कष्टों का यहाँ पर उल्लेख किया है और जो लाला हैं, जो दुकानदार हैं, उनके बारे में बताया है कि वो अपनी दुकान की गद्दी पर जीवन भर बैठे रहते हैं। तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो किसी निर्जीव और बेकार अनाज के ढेर हों। तो जो ये कविता है वो कवि की प्रकृति तथा सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण है। तो ये था इस कविता का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।